नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावलिया ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज आपको करवाने वाला हूं कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक कक्षा 10 विज्ञान में से कार्यपत्रक 6, 7 और 8 का संपूर्ण सॉल्व। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो दूसरा पार्ट आपकी विज्ञान पुस्तिका में अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में आपने अवश्य पढ़ा होगा। तो कार्यपत्र 6 का संपूर्ण सोल्व आज अपन करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके जी, तो देखो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न 1 है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने से मिश्रण बाहर आने का क्या कारण है। बताना है आपको कि सांद्र अम्ल के अंदर जल मिलाने से जो मिश्रण बाहर आने का जो है मुख्य कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का कारण जो है ऐसा होता है। ठीक है, बे ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि दूध से दही जमने पर पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा। क्या करने पर दूध से दही जमने पर पीएच के मान में जो है परिवर्तन क्या हो जाएगा। उत्तर लिखेंगे आप कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। कितना होता है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर यह अधिक खट्टा हो जाएगा। क्या होता है भैया, दही बन जाने पर क्या हो जाएगा, अधिक खट्टा हो जाता है। अतः इसके पीएच मान में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पीएच मान के अंदर जो है यहाँ पर कमी हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न 3 देखेंगे कि क्लोर सार प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्लोर सार प्रक्रिया की व्याख्या आपको करनी है यहाँ पर। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 नंबर लिखा है मैंने, यानी कि उत्तर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण नमक यानी कि NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रभावित करने से यह वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर सार प्रक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन क्लोर यानी क्लोरीन क्लोर बोल दो और सोडियम हाइड्रोक्साइड सार होते हैं। ये सभी उत्पाद औद्योगिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्या है भैया, औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए काम में आने वाले यौगिक का नाम व सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आंसर 4। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र अपन करेंगे। देखो सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक आ जाएगा। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र अपने लिखा है यहाँ पर Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 जो हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। क्या करना है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट का आपको रासायनिक सूत्र यहाँ पर बताना है। तो CuSO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, CuSO4 जो है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो आप लिखेंगे। ओके, फिर देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न संख्या आपका 6 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। क्या करना है भैया, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक आपको समीकरण लिखना है। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 1/2 H2O, तो जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम यानी कि CaSO4 2H2O बनाता है और लगभग आधे घंटे में ये जमकर क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर CaSO4 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O। तो यहाँ पर देखो आपका ये जिप्सम है, आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 2H2O है यहाँ पर, है ना, 2H2O। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर देना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है कि CO2 की प्रकृति होती है अम्लीय अथवा क्षारीय। तो यहाँ पर जो होगा CO2 की प्रकृति कैसी होती है बच्चे, यहाँ पर क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय होती है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाले पदार्थ का नाम बताइए। क्या करना है, क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाने वाले पदार्थ का नाम आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर CaOH2 यानी कि बूजा चूना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बूजा चूना यहाँ पर पदार्थ का नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नांकित को आपको सुमेलित करना है, यानी किसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, पढ़ा है ना आपने। तो देखो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, चींटी का डंक में आपका मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा और दही के अंदर आपका लैक्टिक अम्ल होता है, याद होने चाहिए। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा, चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो सभी आपको ये याद होने चाहिए, एग्जाम में आ सकता है आपके। तो ये डन होता है आपका। अगला देखेंगे अपन कार्यपत्रक 7 पार्ट 3 आपने पढ़ा है धातु अधातु के बारे में, ना, धातु अधातु के बारे में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो कार्यपत्रक 7 का सोल्व देखेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर, ठीक है,
अब देखिए, धातु की कोई 4 विशेषताएँ आपको बतानी है भाई, है ना? धातु की कोई 4 विशेषताएँ आपको लिखनी है, आपकी किताब के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगा, आप किताब के अंदर देख के भी लिख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पर पहला है कि धातुएँ सामान्यतः कठोर होती है, ठीक है? जैसे लोहा, तांबा हो जाएगा उदाहरण के तौर पर, है ना? और धातुएँ आघातवर्धीयता होती है ना? धातु की सतह चमकदार भी होती है ना भैया? कुछ धातुएँ कमरे के ताप पर जो है ठोस रूप में पाई जाती है, ठीक है? ठोस रूप में पाई जाती है, ठीक है ना भई? तो इस प्रकार से जो है आपको विशेषताएं लिखनी है, आप बुक के अंदर देखकर भी लिख सकते हो। ओके, प्रश्न संख्या 2 है कि पीवीसी का पूरा नाम बताना है भाई, क्या बताना है? पोलिनियल आपका हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है? पोलिनियल क्लोराइड आपका जो है इसका पीवीसी का पूरा नाम हो जाएगा। ओके, अब देखो प्रश्न 3 है यहाँ पर, उस अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भाई? उस अधातु का नाम आपको बताना है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हो जाएगी ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? यानी कि Br, ठीक है? ब्रोमीन, ठीक है? क्या हो जाएगा भाई? ब्रोमीन, ठीक है? अब देखो प्रश्न संख्या 4 है कि मरकरी का अन्य धातु से अलग गुण क्या है? आपको बताना है कि मरकरी का अन्य धातु से अलग गुण क्या है। तो आइए लिखते हैं अपन, यह चांदी जैसे सफेद और चमकीली धातु होती है। कैसी होती है भैया? यह चांदी जैसे सफेद और चमकीली धातु होती है। पहला तो आप यह लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे कि यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में जो है ये मतलब कि पाई जाती है, ठीक है? तीसरा आप लिखोगे कि द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है, ठीक है? यहाँ पर तीसरा पॉइंट नहीं, तीसरा पॉइंट आपका ये तो हो गया आपका में विद्यमान रहता है, ठीक है? ये आपका तीसरा पॉइंट यहाँ से भी, ठीक है? इसका आपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है, ठीक है? तो 3 पॉइंट आपको टोटल यहाँ पर लिखना है, ठीक है? द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है और इसका आपेक्षिक घनत्व जो है 13.6 होता है, ठीक है? प्रश्न संख्या 5 लिखेंगे आप। देखो यहाँ पर कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है भाई, बताओ सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर 5 नंबर डाला है मैंने, यानी कि आंसर जो होगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये देखो आंसर आपका 5 है यहाँ पर, ठीक है? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है कि सोडियम बहुसक्रिय धातु है। क्या है? सोडियम बहुसक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। क्या कर लेती है? ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। क्या करती है? सोडियम ऑक्साइड बनाती है। तो ये पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार आपको जो है आंसर यहाँ पर लिखना है। अब बताओ प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर कि एक्वा रेजिया के संगठन का अनुपात लिखना है। आपको क्या करना है? एक्वा रेजिया के संगठन का अनुपात यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा, ठीक है? 1:3 जो है 3 इसका हो जाएगा, ठीक है ना? 1:3 आपको यहाँ पर लिखना है कि एक्वा रेजिया के संगठन का अनुपात आपको बताना, तो 1:3 एक लिख के 2 बिंदी यहाँ पर आपको लगानी है, फिर 3 आपको लिख देना, ठीक है ना? 1:3 हो जाएगा। ओके, फिर देखो प्रश्न संख्या 7 है कि गहनों की सफाई करने के बहाने व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करते हैं? तो हो जाएगा एक्वारेजिया। क्या हो जाएगा भैया? एक्वारेजिया जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? गहनों की सफाई करने के बहाने जो है व्यक्ति कौन सा मिश्रण लेकर ठगी करते हैं? तो एक्वारेजिया, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आंसर आपको लिखने हैं। यहाँ पर 1:3 लिखना है आपको, ठीक है? प्रश्न संख्या 6 के अंदर, ठीक है ना? फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ पर धातु किसे कहते हैं भी बताओ, धातु किसे कहेंगे? देखो वह पदार्थ जो कठोर मजबूत होते हैं, आघातवर्धक, तन्य ध्वनिक और ऊर्जा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, वे सभी क्या हैं भी? धातु हैं, ठीक है? सभी धातु कहलाएंगे, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है कि समस्थानिक किसे कहेंगे? बताओ भाई समस्थानिक किसे कहते हैं? तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान और लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? समस्थानिक कहते हैं, ठीक है? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए, तब वो क्या होगा? समस्थानिक होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको हल करना है, ये डन होता है आपका। अब देखो यहाँ पर कार्यपत्रक 8 है, आपको धातु और अधातु से रिलेटेड है आपका। अब देखो प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर कि उत्कृष्ट गैसों की क्रियाशीलता अत्यंत कम होती है, क्यों? आपको बताना है कि उत्कृष्ट गैसों की जो क्रियाशीलता है ना अत्यंत कम होती है, ऐसा क्यों होता है भाई, ठीक है? तो देखो आप आंसर लिखेंगे कि उत्कृष्ट गैसों का बाहरी कोश यानी कि इसको अष्टक भी कहेंगे, पूर्ण रूप से भरा होने के कारण इनमें क्रियाशीलता की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कि उत्कृष्ट गैसों का बाहरी कोश अष्टक पूर्ण रूप से भरा होने के कारण, ठीक है? बाहरी कोश जो है पूर्ण रूप से भरा होने के कारण जो है इनके अंदर क्रियाशीलता की प्रवृत्ति बहुत कम
पाई जाती है। ओके, प्रश्न संख्या 2 है कि आयनिक यौगिक में पाए जाने वाले बंध का नाम लिखिए। तो आइए अपन लिखते हैं, तो ये आयनिक बंध हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर उदाहरण है, यहाँ पर Na2O, NaCl, MgO, Mg, NO3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आयनिक बंध हो गया आपका, और उदाहरण भी यहाँ पर लिखे हैं। ओके, अब देखो प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर कि आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक व क्वथनांक उच्च क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य मौजूद परबल अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आप। ठीक है, अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका चौथा कि सोडियम व मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है आपको। तो देखो यहाँ पर सोडियम का लिखेंगे Na, आपका ये हो गया 11, तो 281 हो गया। ये आपका KLM है आपका, फिर आपका Na है ना, यहाँ पे जो मैंने एक बिंदु लगाया ऊपर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक बिंदु हो गया। ठीक है, फिर देखो Mg12 है ना, 2A2 हो गया, तो KLM, तो Mg के ऊपर आपको 2 बिंदु लगाना है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्रदर्शित आपको करना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर आपको अंतर बताना है प्रश्न संख्या 5 में, कि अंतर बताना है आपको खनिज अयस्क के अंदर बताना है और भर्जन निस्तापन में आपको अंतर यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको खनिज और अयस्क के अंदर अंतर बता देता हूँ। सबसे पहले खनिज का और अयस्क का अंतर जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मिनरल्स। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पर खनिज का लिखेंगे आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर कि जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे अपन कि अनेक खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा काफी बड़ी मात्रा में होती है, जबकि अन्य धातु में की जो प्रतिशत मात्रा है वो बहुत कम होती है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण में लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है ना, फिर अयस्क लिखेंगे आप जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधा पूर्वक ढंग से धातुएं प्राप्त की जा सकती है उन्हें खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप कि धातु की प्रतिशत मात्रा सभी अयस्कों में पर्याप्त होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अयस्कों में कोई भी आपत्तिजनक अशुद्धियां नहीं होती है। तो ये तो था आपका खनिज अयस्क में अंतर। अब आप लिखेंगे भर्जन और निस्तापन में अंतर। तो देखो यहाँ पर भर्जन और निस्तापन में अंतर आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला लिखना है आपको कि भर्जन का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है ना, और दूसरा लिखेंगे पॉइंट भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें SO2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, अब निस्तापन में लिखेंगे आप कि निस्तापन का उपयोग कार्बोनेट और हाइड्रेट अयस्कों के लिए किया जाता है। ठीक है, और निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और तीसरा लिखेंगे इसमें CO2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको भर्जन और निस्तापन के अंदर आपको अंतर लिखना था। ठीक है ना भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उदर में क्या करना है, उदर में जलन होने पर एंटासिड का उपयोग क्यों किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे कि एंटासिड का उपयोग एसिड अपच, पेट की खराबी, जो खट्टी डकार और पेट में जलन दूर करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह पेट की अम्लता को कम करके आराम पहुंचाता है। क्या करता है, पेट की अम्लता को दूर करके अपन को जो है आराम पहुंचाता है। ओके, प्रश्न संख्या 7 है कि दो धातु के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो वो धातु कौन सी हो जाएगी, एक तो आपके सोना हो जाएगा, एक चांदी हो जाएगी और एक प्लेटिनम। ठीक है, मैं 3 उदाहरण आपके लिए लेकर आया हूँ। दो धातुओं के नाम बताने थे आपको जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, एक तो सोना चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, 2 आपको लिख लेने हैं कोई से भी। ठीक है, फिर देखो प्रश्न 8 है यहाँ पर कि उस यौगिक का नाम लिखिए जो चांदी को कालापन प्रदान करती है भाई। तो हो जाएगा आपका सिल्वर सल्फाइड, यानी कि Ag2S हो जाएगा। ठीक है ना, सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये था आपका कार्यपत्रक 6, 7 और 8 का संपूर्ण सोल्व अपन ने देखा है। वीडियो पसंद आया होगा, पसंद तो आया ही है आपको, तो लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करके आपको जाना है। तो नेक्स्ट वर्कशीट के सोल्यूशन में फटाफट से आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।